हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलैब बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। 12th साइंस के अंदर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12th का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 12th हमारा चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके अंदर हमने एग्रीकल्चर लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस देख ली। उसके बाद मेडिसिनल फील्ड के अंदर भी हमने इंसुलिन कैसे बनाते हैं, जीन थेरापी कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। लेट्स वी विल बी स्टडी टू बायोटेक्नोलॉजी यूज फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किस तरह से हम कर सकते हैं, मतलब जेनेटिक लेवल्स पे कोई भी डिजीज है उसका डायग्नोस करने के लिए, मतलब हमें लेबोरेटरी के अंदर रिपोर्ट करवाते हैं कि हमें कौन सी डिजीज हुई है। हमें हमारे सिम्टम्स देखने के बाद डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि आप पर्टिकुलरली इस टाइप का डायग्नोस करवाए, जिसके हेल्प से आपको कोई भी डिजीज होगा तो पता चल जाएगा। जैसे कि रिसेंटली हमें कोरोना की कोविड-19 टेस्टिंग करवा रहे, तो टेस्टिंग किस तरह से होती है वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, क्योंकि उसमें भी टेक्निक यूज होती है पर्टिकुलरली डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लेट्स वी विल बी स्टडी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी डिजीज हुई है हमें, तो उसको उस डिजीज के सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर्स हमें क्या करते हैं, डायग्नोस करवा डॉक्टर ईयरली स्टेज में उसको डायग्नोस करवाते हैं, और डायग्नोस करवाने के बाद उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट तो हमें पता है कि कोई भी डिजीज की अगर हमें ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको डायग्नोस करवाना होगा, और डायग्नोस करवाने के लिए पैथोफिजियोलॉजी जो होती है, मतलब पैथोलॉजिस्ट, मतलब हमारे बॉडी के सैंपल्स लाइक सीरम है, यूरिन है, उन सबको एनालाइज करके बॉडी के ब्लड, यूरिन और सीरम और बॉडी के अदर भी बहुत सारे ऑर्गन से टिश्यूज हैं, उन सबको एनालाइज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या हुआ है। वो सब कन्वेंशनल मेथड पे सीरम, यूरिन, टिश्यूज एनालिसिस करके हम यूज कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते थे कि हमें क्या हुआ है, हमें कौन सा फ्लीवर है। लेकिन कोई हाई लेवल की डिजीज है जो हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स नहीं है, फिर भी हमें देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर है कि नहीं। तो आपने अभी भी सुना होगा कोविड-19 के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट, ऐसा आपने सुना होगा। उसके बाद रैपिड टेस्ट, ऐसा भी आपने सुना होगा। एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस कार्ड के अंदर आप अपना ब्लड का सैंपल रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको पर्टिकुलरली डिजीज है कि नहीं, मतलब पर्टिकुलर टेस्ट के लिए आपने जो डिजीज करवाया वो डिजीज है कि नहीं, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये सारी टेक्निक है, मॉलिक्यूलर बेसिस डायग्नोसिस की टेक्निक है। ईयरली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब जो कन्वेंशनल मेथड है डायग्नोसिस की, सीरम यूरिन एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ है। अगर हम ईयरली पता लगाना चाहते हैं, जैसे कि HIV है, दूसरी बहुत सारी डिजीज है, जैसे कि कोविड है, अभी इन्फेक्शन हुआ है फर्स्ट डे, लेकिन 14 दिन के बाद ही हमें पता चल जाता है। तो ईयरली हमें पता, मतलब फर्स्ट डे इन्फेक्शन हुआ है उसके 2 दिन में ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर पर्टिकुलर फॉरेन वायरस के, कोई बैक्टीरिया के कोई है कि नहीं। तो ईयरली स्टेज में आपको डिटेक्ट करना है, तो आप एक कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं कर सकते। सीरम है, यूरिन एनालिसिस है, उसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको दूसरी टेक्निक यूज करनी होगी। उस टेक्निक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। जैसे कि आपको पता होगा PCR क्या है, तो आपको पता है कि PCR की हेल्प से तो हम DNA की मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। तो वो किस तरह से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज होगा। उसके बाद एक दूसरी टेक्निक है वेरी वेरी यूजफुल, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिजा एलाइजा बोलते हैं उसको, एलाइजा टेक्निक है। उसके हेल्प से भी आप ईयरली स्टेज में कोई भी डिजीज को आप डायग्नोस कर सकते हैं। आप इन्फेक्टेड स्टेज में तो आप कन्वेंशनल मेथड की हेल्प से भी डायग्नोसिस करवा सकते हैं, अपना ब्लड चेक करवा के। लेकिन
ईयरली स्टेज में आपको कोई डिजीज को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक यूज करनी होगी। एंड अदर सम टेक्निक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ईयरली डायग्नोसिस। बहुत सारी दूसरी भी टेक्निक है जो ईयरली डायग्नोसिस में यूज होती है, लेकिन मेनली ये दो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस। तो ब्रेन के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि ब्रेन के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि एलाइजा, वो तो बात समझ में आ जाएगी, चलो कि एलाइजा किस तरह से यूज होगी और ये नई टेक्निक है, लेकिन पीसीआर तो डीएनए को मल्टीप्लाई करवाने के लिए थी। तो आपको मैं बता दूं कि जो पीसीआर है वो डीएनए को मल्टीप्लाई करवाने की टेक्निक है, एज अ हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मोड ऑफ एक्शन मैंने पीछे दे दी है, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन किया है बहुत सारे, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस एक्सेट्रा, इट इज नॉर्मली सस्पेक्टेड on when the pathogen has a produce a disease and symptoms. By this time the concentration of pathogen is already very high in the body. However, very low concentration of bacteria or virus at the time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by amplification of the nucleic acid by the PCR. Can you explain how PCR can detect very low amount of DNA? PCR is a now routines used to detect HIV in suspected AIDS patient. It has been used to detect mutation in gene in suspected cancer patient too. It is a powerful technique to identify the many other genetic disorders. पीसीआर तो बहुत बड़ी टेक्निक है। यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वायरस और जो पैथोजेंस है, बैक्टीरियाज है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आप इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हो और सिम्टम्स के डिपेंडिंग। अगर आपकी बॉडी में सिम्टम्स ही नहीं है, क्यों सिम्टम्स नहीं है? क्योंकि पैथोजेंस और वायरस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो बहुत लो है आपकी बॉडी के अंदर, सो हमें सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देगी। और ऐसी कंडीशन में हमें डायग्नोस करवाना है तो क्या करवाना है? पीसीआर। पीसीआर की हेल्प से आप कोई भी डिजीज डायग्नोस करवा सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आपको एड्स का इन्फेक्शन लगा है। अब एड्स का इन्फेक्शन मिनिमम आपकी बॉडी के अंदर जो एड्स फैलाने वाला जो वायरस है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एचआईवी है, उस वायरस की मल्टीप्लिकेशन और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तब आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखने लगेंगे, तब आपकी बॉडी के अंदर उसके सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। लेकिन ईयरली स्टेज में आपको डिटेक्ट करना है एचआईवी को, तो क्या करना है? पीसीआर। पीसीआर मतलब एचआईवी का वायरस आपकी बॉडी में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपकी बॉडी में से सैंपल निकालना है ब्लड का। ब्लड में से पर्टिकुलर जो एचआईवी है उसकी वेरी लो अमाउंट है, और वेरी लो अमाउंट है एचआईवी की, तो क्या होगा? उसका जेनेटिक मटेरियल भी लो अमाउंट में होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल भी लो होगा। तो जेनेटिक मटेरियल लो होने की वजह से क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल जैसे लो हुआ, आप उसको कोई भी अदर टेस्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और उसका जेनेटिक मटेरियल लो है मतलब आपके अंदर सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे। तो हमें पीसीआर की हेल्प से उस जेनेटिक को एम्पलीफाई करवाना है। एम्पलीफाई मतलब जो वायरस का जो डीएनए है उसको एम्पलीफाई करवाना है, उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बनानी है। और उसके बाद हमें ब्लड के अंदर जो डीएनए मिला है 100 कॉपीज उसकी बन गई, तो उसके बाद इन 100 कॉपी को आप इत्मीनान से स्टडी करना है। स्टडी करके पता लगाना है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस का है कि नहीं। अगर एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल लो अमाउंट में, तो उसको मल्टीप्लाई करवा के स्टडी करना है। मल्टीप्लाई बाहर करवाना है, बॉडी के अंदर होगा तब तो आपको पता चल ही जाएगा कि सिम्टम्स दिखने लगे, लेकिन उससे पहले आप उसको मल्टीप्लाई करवा सकते। फिर कोविड की मैं बात करूं कि पेशेंट का ब्लड लिया, उसके अंदर कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन लो अमाउंट में, तो लो अमाउंट में है तो उसको पीसीआर के अंदर डाल के मल्टीप्लाई करवा के स्टडी कर लेना है कि है ये पर्टिकुलर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी डीएनए है, वो पर्टिकुलर उस वायरस का ही है या कोई अदर है। आप मल्टीप्लाई कॉपी करोगे तो आप इजीली स्टडी कर पाओगे। मतलब उसकी क्वांटिटी जो लो थी वो उसकी क्वांटिटी, उसके डीएनए की क्वांटिटी हमने
पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से बढ़ा दी और आप इम्तिहान से इजीली स्टडी कर सकते। तो एचआईवी का टेस्ट भी एड्स वाले पेशेंट को ईयरली स्टेज में आपको अगर इन्फेक्शन है कि नहीं आपकी बॉडी के अंदर तो आप पीसीआर करवा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ऐसी बहुत सारी जेनेटिकली डिसऑर्डर है जैसे कि कैंसर। तो कैंसर में क्या होगा, आपका बॉडी का कोई सेल है, वो सेल म्यूटेटेड हो जाएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो म्यूटेटेड जीन को आपको मल्टीप्लाई करवा के स्टडी करना है कि ये जीन म्यूटेटेड है कि नहीं। आपको पता चल ही जाएगा, आप उसकी उसका पूरा स्ट्रक्चर आप पीसीआर के अंदर देखोगे जीन्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि एडेनाइन को थायमिन के साथ जुड़ना था, तो एडेनाइन ग्वानिन के साथ जुड़ गया है, तो इट इज अ म्यूटेशन। तो आप ईयरली स्टेज में कैंसर को भी पीसीआर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर भी आप पीसीआर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीसीआर की मोड ऑफ एक्शन लिखी है, आपकी बुक्स में नहीं दी, पूछा है कि किस तरह से काम करेगा। तो पेशेंट ब्लड लेना है, पेशेंट ब्लड को बॉडी में से रिमूव करके हमें पीसीआर के अंदर ऐड करवाना है। अब क्या होगा, पीसीआर के अंदर जितने भी ब्लड के अंदर जीन्स होंगे, मतलब डीएनए होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे, उसकी मल्टीपल कॉपी होगी, उसकी क्लोनिंग प्रोसेस होगी। पीसीआर यूज फॉर क्लोनिंग इन्फेक्टेड डीएनए स्मॉल फ्रेगमेंट, जो बहुत लो क्वांटिटी में जो डीएनए इन्फेक्टेड है उसकी कॉपी बनाएगा, लाइक वायरस डीएनए वायरस आरएनए है उसकी मल्टीपल कॉपी। अब इस मल्टीपल कॉपी को आप इजीली स्टडी कर सकते हो और आप डायग्नोस कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर डीएनए कौन से वायरस का और कौन से डिजीज का है। तो इससे होती है पीसीआर यूज। उसके बाद दूसरी टेक्निक थी एलिजा, इम्यूनो एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बट एसे, पूरा नाम बहुत बार एमसीक्यू में आया, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बट एसे। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ऐसी प्लेट होती है, उस प्लेट के अंदर बहुत सारे वॉल होते हैं जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में थे। अब इस पर्टिकुलर वॉल के अंदर पर्टिकुलर एंटीजन कोटेड होता है, पर्टिकुलर एंटीजन कोटेड होता है। एंटीजन कोटेड मतलब ये रेड वॉल है और उसके अंदर जो ब्लू है वो हमारे एंटीजन। सपोज एचआईवी आपको टेस्ट करना है एलाइजा की हेल्प से, तो एचआईवी आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो आपकी बॉडी उसकी अगेंस्ट एंटीजन बनाएगी, सॉरी एंटीबॉडी बनाने वाली, ये भी एंटीबॉडी आपकी बॉडी बनाने वाली, ये भी एंटीबॉडी बनाने वाली। तो अब इस प्लेट के अंदर हमने एचआईवी का एंटीजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब अगर ये जो प्लेट है उस प्लेट के अंदर जो कोटेड, मतलब उस प्लेट के अंदर ही एक लेयर होता है एंटीजन का, एचआईवी का एंटीजन, मतलब वो इनएक्टिव होगा, मतलब किसी को इन्फेक्शन पहुंचा नहीं सकता, इनएक्टिव कर दिया, ऐसा कोटेड यहाँ पे लगा दिया विथ हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब एक वॉल है, तो इस वॉल के अंदर आपने पेशेंट का ब्लड ऐड किया और पेशेंट के ब्लड मतलब सीरम ऐड किया। अब हमें पता है कि उस पेशेंट के ब्लड और सीरम को एचआईवी का इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर एचआईवी की एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होगी। तो अब हमें पता है कि एंटीबॉडी और एंटीजन लिंक हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया कि दिस इज एंटीजन, एचआईवी का एंटीजन जो इस प्लेट के अंदर था, आपने सीरम डाला, ब्लड डाला, तो उसके अंदर अगर एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी इस तरह से कुछ ज्वाइंट हो जाएगी एंटीजन के साथ। दूसरे कोई डिजीज की एंटीबॉडी होगी तो वो ज्वाइंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये एंटीजन उसका नहीं, अगर उसका ही एंटीजन होगा तो ज्वाइंट हो जाएगी। और इस तरह की एक कॉम्प्लेक्स, मतलब ज्वाइंट होगी, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें उसके अंदर बफर डालना है, इस वॉल के अंदर वॉश करना है। वॉश करने से क्या होगा, जो दूसरे डिजीज के एंटीबॉडी होंगे, दूसरे कोई सब्सटेंस होंगे, उसके अलावा अब एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के अलावा दूसरे जो सब्सटेंस होंगे, अब वॉश करोगे तो जो भी एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ जुड़ नहीं पाए, ऐसे दूसरे अनबाउंड एंटीबॉडी, ऐसा वर्ड यूज करना है, अनबाउंड सबस्ट्रेट और एंटीबॉडी रिमूव हो जाते हैं। आप वॉश करोगे इस वॉल को पर्टिकुलर बफर की हेल्प से। उसके बाद एक और एंजाइम इसके अंदर ऐड करना है, कॉम्प्लेक्स तो बन गया है, अब इसी वॉल के अंदर हमें एक एंजाइम सबस्ट्रेट है,
जो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंटीजन जैसा होता है। अगेन एक स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट ऐड करना है, एंजाइम ऐड करना है। अब ये एंजाइम ऐड करने से क्या होगा, वन टाइप ऑफ कलर रिएक्ट होगा। अगर ये एंजाइम है, अगर ये कॉम्प्लेक्स बना है एंटीबॉडी एंटीजन का, तो ही इसके साथ ये एंजाइम ज्वाइंट होगा, अदरवाइज ये एंजाइम ज्वाइंट होगा नहीं इस कॉम्प्लेक्स के साथ। अगर एंजाइम आपने ऐड किया और उस एंजाइम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ गया, तो उसकी वजह से कलर रिएक्शन आएगी। कलर रिएक्शन मतलब वॉल का कलर प्लेन था, मतलब व्हाइटिश दिख रहा था, बट आफ्टर इंक्यूबेशन टाइम उसका 30 मिनट 35 मिनट आप ऐसे ही रहने दीजिए, आपको इस वॉल के अंदर कलर दिखेगा। अब ये दो वॉल के अंदर कलर मिला, मतलब इस दो वॉल के अंदर आपने जिस भी पेशेंट का ब्लड डाला था सैंपल, उसको पर्टिकुलर डिजीज है ऐसा आइडेंटिफाई होता है, मतलब उसको डिजीज हुआ है, उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है एचआईवी की, सो उसकी बॉडी के अंदर एंटीजन ऑब्वियसली है, तभी एंटीबॉडी बने, अदरवाइज तो एंटीबॉडी बनने वाले नहीं। तो एंजाइम क्या करता है, कलर पिगमेंट देता है। अगर एंटीबॉडी एंटीजन ज्वाइंट हुए है तो, और एंटीबॉडी एंटीजन ज्वाइंट नहीं हुए तो एंजाइम इसके साथ लिंक नहीं होगा, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स के साथ लिंक नहीं होगा और उसकी अगेंस्ट कलर नहीं मिलेगी। समटाइम अगर वेरी लो अमाउंट में एंटीबॉडी होते हैं और वेरी लो अमाउंट में ही एंटीजन के साथ ज्वाइंट होते हैं, तो क्या होता है कि कलर हम देख नहीं सकते, कलर रिएक्शन। तो हमें एक कंट्रोल भी रखना है, कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी, कलर फ्रीक्वेंसी देखनी है, और टेस्ट की कलर फ्रीक्वेंसी हम वेवलेंथ की हेल्प से एक डिस्प्ले पर हम देख सकते हैं, इसके ऊपर पर्टिकुलर वेव्स डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूं, आपके पास एक वॉल है जिसका कंसंट्रेशन कम होगा क्योंकि कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसमें से जो वेव पास आउट होंगे वो कम वेवलेंथ वाले, और यहाँ पे आपने टेस्ट की है और उसका कंसंट्रेशन टेस्ट की कंपैरिजन में थोड़ा भी कलर आया है, मतलब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बने, तो ही कलर स्मॉल अमाउंट में मिलेगा। तो इसके अंदर से आप वेवलेंथ पास आउट, लाइट पास आउट करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको हाई मिलेगी। सो आप पता लगा सकते हैं कि जिस भी वॉल के अंदर से फ्रीक्वेंसी हाई हाई है, उसका उस वॉल को आपको, उस वॉल की टेस्ट को, उस वॉल के सैंपल को आपको फिर से टेस्ट में, मतलब फिर से आपको उसकी टेस्ट करवानी होगी, मतलब फिर से आपको ब्लड रिमूव करवाना है पेशेंट का, कंफर्मेशन टेस्ट बोलते हैं उसको, फिर से एंटीबॉडी एंटीजन वाली कॉम्प्लेक्स वाली प्रोसेस बनती है कि नहीं, वो देख के आपको अगेन कंफर्म करना है और आपको रिपोर्ट निकालना है कि इतने इतने पेशेंट के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है। समटाइम एलाइजा के अंदर, इस प्लेट के अंदर एंटीजन कोटेड नहीं होते, एंटीबॉडी कोटेड होती है। तो अगर ब्लड के अंदर एंटीजन हुए तो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगी, तो इसके डिपेंडिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ गया, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव। तो एंटीजन एंटीबॉडी और सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना, उसको हम बोलते हैं एंजाइम एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, और सिर्फ एंटीबॉडी एंजाइम जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये है पूरी मोड ऑफ एक्शन एलाइजा की। टेक्निकली बेसिस पे आप पूरी एलाइजा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी डिजीज में कंफर्मेशन टेस्ट में एलाइजा की जाती है। फिर मैं बात करूं कि पहले के टाइम में हम पेशेंट के सिंपल टिश्यू लेते, माइक्रोस्कोप में देखते थे और पता लगाते थे कि डिजीज है कि नहीं। अब न्यू वे बायोटेक्नोलॉजी के टिश्यू सैंपल निकाला, उसके बाद हमने उसके जीनोमिक डीएनए पीसीआर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया एंजाइम इम्यूनो लिंक एलाइजा, एंजाइम इम्यूनो, एंजाइम इम्यूनो लिंक सॉर्बट ऐसे, उस टेक्निक की हेल्प से हम उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ के डिपेंडिंग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डिजीज है कि नहीं। यहाँ पे दिखाया पीसीआर की मोड ऑफ एक्शन स्मॉल में दी है और एलआईजी की।
A single stranded DNA और RNA target with radioactive molecules like उसको हम बोलते हैं probe is allowed to hybridize to complementary DNA. अगर in DNA clone of the cell followed by the detection using for autoradiography. अब हम बता दूं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए हमने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोब एज अ प्राइमर इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. अगर हमने कोई पेशेंट हमने लिया ब्लड का सैंपल लिया पेशेंट के बॉडी के अंदर से, तो उस ब्लड के सैंपल के अंदर डीएनए और आरएनए है, तो उसको हमने पीसीआर के अंदर डाला और पीसीआर के अंदर अगर प्रोब हुआ तो प्रोब क्या करेगा, पर्टिकुलर डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब उसकी अगेन एक तो स्ट्रैंड है हमारी प्रोब की हेल्प से दूसरी स्ट्रैंड बनने लगेगी और हम नए डीएनए की हेल्प से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पेशेंट के जो जितने भी डीएनए जीन्स है, डीएनए और आरएनए है, वो पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है, म्यूटेटेड है या नॉन म्यूटेटेड है. पैथोजेनिक फिल्म पर आप फोटोग्राफिक फिल्म पर ये सारे डीएनए की कॉपीज ले सकते हैं, मतलब एज अ कंप्यूटर डिस्प्ले पर सारे ब्लड के अंदर जितने भी डीएनए हो गए उन सब की कॉपीज बन जाएगी, उन सब की डिटेल आ जाएगी, उन सबको आप इजीली स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद एलाइजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन interaction. Infection by the pathogen can be detected by the presence of antigens, proteins, glycoproteins, etc. As antigen प्रोटीन्स भी हो सकता है वायरस का, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है. टू बी डिटेक्ट बाय एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजन, और ह्यूमन की बॉडी उस पैथोजन एंटीजेंस की अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, तो वो एंटीबॉडी हमें डिटेक्ट करनी है. तो आप देख सकते हैं एलाइजा है, ये डायरेक्ट एलाइजा की बात मैंने की थी, हमारे स्टडी के अंदर यही है कि ये वॉल है उसके अंदर एंटीजन दिया है, अगर सैंपल के अंदर एंटीबॉडी होगा तो एंटीजन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा और उसके बाद हमें एक सबस्ट्रेट ऐड करना है एंजाइम. अब ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, अगर एंटीबॉडी और एंटीजन ज्वाइंट हुए तो ही इसके साथ ज्वाइंट होगा और कलर रिएक्शन देगा, तो उसको डायरेक्ट एलाइजा बोलते हैं. उसके बाद इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है कि एंटीजन तो होता है उसके साथ एंटीबॉडी भी ज्वाइंट हो गया, अगेन एक सेकेंडरी कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी हमें ऐड करना है ऊपर से और उसके बाद लास्ट में सबस्ट्रेट ऐड करना है. तो ये पूरा इनडायरेक्ट एलाइजा होता है, मतलब हम डायरेक्टली ऐड नहीं, ये जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट हमारा डायरेक्टली प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ज्वाइंट नहीं होता है लेकिन सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ ज्वाइंट होता है, इसकी वजह से इसको इनडायरेक्टली एलाइजा. देन आफ्टर सैंडविच एलाइजा, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब इस टाइप के अंदर हमें एंटीबॉडी को वॉल के अंदर कैप्चर करवाना है, मतलब ऐसे जो वॉल थे उसको अंदर कोटेड किसका करना है, एंटीबॉडी का. उसके बाद आपने सैंपल डाला, सैंपल के अंदर अगर एंटीजन होगा तो उस एंटीबॉडी के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं. उसके बाद ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके साथ हमें सेकेंडरी कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी ऐड करवाना है उसके साथ. उसके बाद हमें सबस्ट्रेट, मतलब ऊपर भी एंटीबॉडी नीचे भी एंटीबॉडी बीच में हमारा एंटीजन, तो एक सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको हम बोलते हैं सैंडविच एलाइजा. कॉम्पिटिटिव एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा में डायरेक्टली एंटीजन एंटीबॉडी और सबस्ट्रेट डाल देते हैं जिसकी हेल्प से हमें आइडेंटिफाई होता है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है कि नहीं, एंटीजन हो के. उसके बाद मैंने रैपिड टेस्ट की बात की थी, दिस इज अ रैपिड टेस्ट. रैपिड टेस्ट भी यूज होती है एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन के प्रिंसिपल के बेसिस पे. आपको इस तरह की कुछ देखा होगा, यहाँ पे आपने ब्लड सैंपल डाल दिया, यहाँ पे एक स्ट्रिप होगी. अब इस स्ट्रिप के अंदर पर्टिकुलरली कोई डिजीज का एंटीबॉडी रखा होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी रखा है, तो एंटीबॉडी आपने यहाँ पे रख दिया, तो क्या होगा कि सैंपल के अंदर हमारे सीरम के अंदर एंटीजन होगा, तो एंटीजन इस एंटीजन के साथ रिएक्शन करके हमें यहाँ पे एक कलर रिएक्शन, एक बैंड मिलेगा, तो इसका मतलब टेस्ट इज पॉजिटिव. तो हमें किस तरह से पता चलता है कि किस तरह का बैंड आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक टेस्ट दी जाती है, मतलब टेस्ट के लिए एक बैंड मिलता है, मतलब आपने सीरम डाला
तो आपको एक, आपने सीरम डाला इस वॉल के अंदर, तो आपको एक मतलब कंपैरिजन के लिए कि ऐसा बैंड मिलता है, मतलब एज अ कंट्रोल फॉर्म में यहाँ पे एक बैंड मिलता है। अगर ऐसा ही बैंड यहाँ पे टेस्ट, मतलब यहाँ पे टेस्ट लिखा है, वहां पे उतनी ही जगह पे एंटीबॉडी होगा पर्टिकुलर डिजीज का। जैसे कि अभी अभी नया आया है, कोरोना की रैपिड टेस्टिंग होती है, तो ये है इस तरह की कुछ स्ट्रिप है। अब यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे तो 100% बैंड आएगा, और यहाँ पे पर्टिकुलर एंटीजन रखा है, एंटीबॉडी कोटेड नहीं किया, एंटीजन कोरोना का वायरस का एंटीजन रख दिया है यहाँ पे। ब्लड के अंदर एंटीबॉडी होगा, अगर ब्लड के अंदर कोरोना वायरस है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी हो गए, तो ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ ज्वाइंट होके कलर रिएक्शन देने वाला है, तो टेस्ट इज पॉजिटिव। तो एलाइजा हाई फ्रीक्वेंटली लेवल पे वर्क करती है, क्योंकि आप पर्टिकुलर ऑटो रेडियोग्राफी के हेल्प से, मतलब वेवलेंथ की हेल्प से आप कलर रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे समटाइम अगर हमारी ये जो रैपिड कार्ड था वो कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो उसके अंदर जो हमने एंटीजन एंटीबॉडी कोटेड किया था, वो एंटीजन एंटीबॉडी एक्सपायर हो जाता है और वहां से चला जाता है, और उसकी जगह पे कोई एनवायरनमेंट का एंटीजन वहां पे आ गया कॉमन वायरस का, तो भी हमें रिजल्ट मिलता है। मतलब जो रैपिड टेस्ट है वो कंफर्म टेस्ट नहीं है, अगर रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो आगे भी बहुत सारी टेस्टीज एलाइजा पीसीआर करवाते हैं, जिसकी हेल्प से आपको कंफर्मेशन मिल सके। तो ये है पूरी पीसीआर और एलाइजा की मोड ऑफ एक्शन, और उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये सारी टेक्निक को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जिसके अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज, उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, उस सब के बारे में हम डिस्कस डिटेल से करने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। तो आज यहाँ तक, थैंक यू वेरी मच।